नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे सीधे जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी देकर खुलेआम 5-5 करोड़ की रंगदारी मांगने लगे हैं। महम से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के दफ्तर पर पहले पुलिस के नाक के नीचे चली गोलियां और अब उनके व्हाट्सएप पर मिली धमकी। ये मात्र दो घटनाएं नहीं है बल्कि कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं सरकार के मुताबिक कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। हरियाणा में आम जनता की सुरक्षा कितनी मजबूत है और क्या वाकई कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर हालात एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। इस बार निशाने पर आम लोग नहीं बल्कि खुद एक जनप्रतिनिधि है। रोहतक के महम से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी को 5 करोड़ रुपए की रंगदारी और जान से मारने की सीधी धमकी मिली है। व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से आया ये धमकी भरा मैसेज सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को दी गई खुली चुनौती माना जा रहा है। मामला धमकी तक सीमित नहीं है। 20 जून को विधायक के ऑफिस पर बाइक सवार बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश भी की थी। ये बदमाश कुख्यात गैंगस्टर सुमित उर्फ छोटा सैमानिया के गुगे बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और गैंगस्टर खुलेआम वारदात कर रहे हैं। जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। बाकी और आप देख ही रहे हो प्रदेश जो हाल है, कानून व्यवस्था का जो हाल है। पहले तो वो बलराम दांगी के जो है उसके दफ्तर में मार गए, अब उससे फिरौती मांगी। जब एमएलए से फिरौती मांगी जा रही है तो फिर कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा है कि तुरंत कानून व्यवस्था भी दो और सुरक्षा भी दो सभी की, फिर तो कोई रहा ही नहीं। एमएलए 5 करोड़ की उसके फिरौती मांगी गई है। कोई बाहर से ही कर रहा है, अमेरिका नंबर से। उस टाइम तो वो गोली चला के भाग गए थे, आज फिरौती की मांग आई है। उस टाइम मैंने कहा सुरक्षित ऐसे से हुआ तो वो करना चाहिए। आज बिल्कुल मतलब फिरौती की मांग विधायक से आई है कि 5 करोड़ एक हफ्ते के अंदर देना नहीं है। एक धमकी भी आई है, मांग भी आई है। जनप्रतिनिधियों को थ्रेट आती है, सरकार उनको प्रोटेक्शन देने की बात करती है, लेकिन जो थ्रेट करते हैं उनको पकड़ती नहीं, उनको भी प्रोटेक्शन देती है साथ साथ। अभी कल परसों कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिला मुख्यमंत्री से। मुझे जो जानकारी मिली है, अब कहां तक सच है ये आपको ज्यादा पता होगा मेरे से। उस डेलीगेशन में जो लोग गए थे उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश की सुरक्षा की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि एमएलए की सुरक्षा बढ़ाई जाए। एमएलए की सुरक्षा बढ़ाने से प्रदेश के लोग सुरक्षित नहीं हो सकते। इसके लिए तो सरकार जिन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो रोज इस तरह की थ्रेट करते हैं इनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। मुख्यमंत्री जब वो ये बात कर रहे थे एमएलए उनसे बैठ करके, तो मुख्यमंत्री ये कह रहा था कि रोहतक का एसपी और डीसी जो है वो अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा गैर जिम्मेवाराना अधिकारी हैं, जिनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते, ऐसे अधिकारी जो अपनी जिम्मेवारी को ठीक नहीं समझते, उनको डीसी और एसपी लगा रखा है सरकार ने। वहीं सत्ता पक्ष के मुताबिक सरकार लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है और कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है। जब सेशन बुलाते हैं तो भाग जाते हैं, बाहर बैठ जा, फिर बात नहीं सुनते। अंदर तो बैठना चाहिए। जब सेशन बुलाते हैं अपने कार्यकाल का भी वो देख लें। उनके समय में कानून व्यवस्था किस प्रकार की थी, हमने उसको कंट्रोल किया। हमारे पास तथ्यों के आधार के ऊपर है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है। हमारी सरकार हर व्यक्ति के, हरियाणा के हर व्यक्ति के सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है।
कोई दिक्कत नहीं है किसी को। कार पूरी तरह से अपराधियों पर नकेल डालने की कोशिश कर रही है और कई गैंगस्टर्स को विदेशों से भी पकड़ के लाया गया है और पूरी तरह से अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। हालांकि धमकी के बाद विधायक और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 7 कमांडो तैनात किए गए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब एक विधायक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो आम जनता की सुरक्षा कितनी मजबूत है? क्या कानून व्यवस्था वाकई बेहतर है या फिर हरियाणा में गैंगस्टर नेटवर्क को तोड़ने के लिए और सख्त कदमों की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवा देती हूं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी आगे जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी जुड़ गए हैं। सुखबीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी जी जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत संदीप जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर जो चर्चा का माहौल है वो आप भी देख पा रहे होंगे और जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि को निशाने पर लिया गया है, ऐसे में आम जनता के मन में भी अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे होंगे। बताइए जरा, सब कुछ ठीक है क्या? नमस्कार मुस्कान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नमस्कार जी, हाँ सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। जी देखो, जो विधायक के कार्यालय पे जो घटना घटी है और उसके बाद सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से 24 घंटे के अंदर जो उस घटना में संलिप्त था उसका एनकाउंटर किया गया है और विधायक को सुरक्षा मुहैया कराई गई। उसके बाद क्या होता है कि आज विदेश में बैठ के, किसी दूसरे देश में बैठ के किसी ने व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से फिरौती मांगी है। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जो भी अपराधी, जो भी गैंगस्टर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, हमारी पुलिस उसका सीधा एनकाउंटर करती है। तो ये जो लोग हैं, जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं, जो अपराधी हैं, जो गैंगस्टर हैं, इन्होंने एक चीज देख ली कि अगर हरियाणा में रह के इस तरीके की हरकतों को अमली जामा पहनाएंगे तो उनका एनकाउंटर होना सुनिश्चित है। तो अब इन लोगों ने दूसरे देश में बैठ के एक भय का माहौल पैदा करने के लिए, दहशत का माहौल पैदा करने के लिए व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ये फिरौती मांगने का काम, धमकी देने का काम, एक नया सिस्टम शुरू किया है। लेकिन प्रदेश की जनता को हम ये भरोसा दिलाते हैं कि ये जैसे दीपक जब बुझता है तो फड़फड़ाता है, वही हालत आज यहाँ पे अपराधियों की हो चुकी है। आप देखिए, जो घटना घटी वो विधायक कार्यालय में रात के 2 बजे, जब वहां पे कार्यालय में कोई नहीं था, रात के 2 बजे दीवारों पे गोलियां मारी गई, शीशे पे गोलियां मारी गई। एक ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अभी हम जिंदा हैं, लेकिन सरकार की तरफ से त्वरित कार्रवाई की गई है और जो भी लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो नायब सरकार की बिल्कुल स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस की नीति। किसी को भी किसी भी सूरत में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने पुलिस को बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अब जिस नंबर से वो व्हाट्सएप आया हुआ है, वो नंबर कहां का है, कौन सी कंट्री में है, उसकी लोकेशन क्या है, उस डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है, उसकी पूरी रिपोर्ट पुलिस उसको बनाने में लगी हुई है। फोरेंसिक जांच के लिए वो भेज दी गई है। लेकिन कोई भी अपराधी, कोई भी गैंगस्टर ये ना सोचे कि वो नायब सरकार की पुलिस से किसी भी सूरत में बच सकता है, क्योंकि पिछले महीने आपने देखा होगा
कि एक वेकेंट घर का नाम का एक कुख्यात अपराधी, उसको जर्जिया की जेल से हिंदुस्तान में लाने का काम किया गया था नायब सरकार के द्वारा। तो सरकार की जीरो टॉलरेंस की बिल्कुल नीति है। जो भी कानून को हाथ में लेने का काम करेगा उस पर नायब सरकार की तरफ से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुखबीर जी, आप संतुष्ट हैं क्या सरकार की तरफ से जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? और मुख्यमंत्री को भी आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि कांग्रेस के समय में कैसी स्थिति थी कानून व्यवस्था की, सब जानते हैं, हमने उसको कंट्रोल किया है। मुस्कान जी, सर्वप्रथम विधायक बलराम डांगी के जो पहले कार्यालय पे हमला हुआ, गोलियां चली और उसके बाद रंगदारी मांगी गई, निश्चित तौर पे ये निंदनीय है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। प्रदेश में संगठित गिरोह द्वारा रंगदारी मांगने का निरंतर एक सिलसिला चल रहा है और विगत 12 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन शुरू हुआ है, निरंतर संगठित अपराध चरम पे है। और जिस तरह से विदेशों में बैठ के गैंगस्टर्स आपराधिक गतिविधियां निरंतर चला रहे हैं, ये एक आधी गिरफ्तारी से या एक आधे के क्रिमिनल को लाने से नहीं हो गए, बहुत बड़ा नेटवर्क है। सैकड़ों गिरोह ऐसे हैं जो आज हरियाणा प्रदेश में ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि मेरा पुलिस का अपना एक बड़ा व्यापक अनुभव है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से निरंतर राजनेताओं और उद्योगपतियों से रंगदारी मांगी जा रही है और रंगदारी वसूल की जा रही है, ये आज विषय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, आज विषय जन सामान्य की सुरक्षा का है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री बतौर गृह मंत्री लगभग विफल हैं। लेकिन उनको छिपाने के लिए किस प्रकार की ये बयानबाजी करते हैं। आज हालात क्या हो गए हैं, आज पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, पुलिस के ऊपर ही कितने हमले हो चुके हैं, तो खैर जन सामान्य तो कहां से सुरक्षित होगा। और अपराध कोई राजनीतिक रंग का विषय है ही नहीं, अपराध अपराध है और सरकार अपराध रोकने में विफल साबित हो रही है। जिस तरह से निरंतर हर रोज गोलियां चल रही हैं, हर रोज जिस प्रकार से फिरौती मांगी जा रही है, रंगदारी का बहुत बड़ा व्यापार हरियाणा प्रदेश में चल रहा है और सरकार इस रंगदारी को रोकने में पूर्णतः विफल है। ओमकार जी, आप क्या कुछ कहेंगे? आपका ओपनिंग स्टेटमेंट, क्योंकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी अपराधी सामने आता है, कोई भी घटना होती है तो तुरंत एक्शन होता है, अपराधी को जेल के पीछे पहुंचाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, आपकी क्या राय है? मुस्कान जी, बहुत अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री हो या इनके प्रवक्ता हो, इनके मेरे को लगता है आंखें बंद है, कान बंद है, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ इनको। और मेरे भाई अभी प्रवक्ता सुनीत हिंदुस्तानी क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि अपराधी सिर्फ धमकाने के लिए और दहशत क्रिएट करने के लिए मोबाइल फोन का यूज करते हैं और व्हाट्सएप कॉल करते हैं। ये तुम्हारा तो कुछ नहीं जाने, माँ का बेटा चला जाएगा, हमारा नफे सिंह राठी भी गए, हर विराट फौजी माजरा गया हुआ। उसके बाद तुमने आके डिबेट में बैठना, तुमने कहना हम जल्दी अपराधी पकड़ लेंगे, तुम्हारे पल्ले से क्या जाना, तुम्हारे घर का जी तो जाना नहीं, तुम्हारे को अकल आनी नहीं, और झूठ की राजनीति कब तक करोगे? सिर्फ ये कहना अपराधियों अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, इससे प्रदेश की व्यवस्था सुधरने वाली नहीं। वो तो अफसोस की बात है, अपराध लगातार बढ़ रहे, आंकड़ों के अनुसार भी बढ़ रहा है और देखने में भी बढ़ रहा है। मैं आंकड़ों की बात आज नहीं करूंगा क्योंकि अपराध एक ऐसी परिस्थिति है जो देखने मात्र से पता लगता है कि अपराध घट रहा है न बढ़ रहा है। आज प्रदेश के लिए रोज आए दिन मर्डर हो रहे हैं। अगर प्रदेश की कानूनी परिस्थिति ठीक हो तो ये मर्डर नहीं होती। और अफसोस की बात है, मुख्यमंत्री जब पंजाब में जाते हैं और जाके कहते हैं कि पंजाब में हमारी सरकार बना दो, अपराधियों को पाकिस्तान भेज देंगे, हरियाणा मॉडल प्रयोग करेंगे, पंजाब में हरियाणा मॉडल लगा देंगे, और पंजाब वाले हंसते हरियाणा का मॉडल क्या है? ये सोचने की बात है, हरियाणा का मॉडल क्या है? हर रोज कत्ल हो रहे हैं, करेंगे क्या? पुलिस भी क्या करे? थानों में पूरी नफरी नहीं है। अभी पीछे जो सत्र था, चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी ने विधानसभा के पटल पर पूछा था कि पुलिस के कितने पद खाली हैं। सरकार का जवाब आया था 25,000 से ऊपर पद खाली है, 25,000 के ऊपर। आप बताइए, छोटा सा हरियाणा
25,000 के ऊपर पद खाली है। होमगार्ड के सारे इनकी पुलिस चल रही है। किसी थाने चौकी में देख लो, होमगार्ड की भर्ती ज्यादा हो रखी है, और वो भी बेचारे HKRN के द्वारा टेम्परेरी करने में कुछ नहीं चाहते। ये सिर्फ बयानबाजी करके प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप ये तो बता दें, अगर आपराधिक स्थिति ठीक है तो हर रोज मर्डर क्यों हो रहे हैं? रेप, गैंग रेप, हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, लूट, ये सरेआम होने लगे। स्नैचिंग की तो बात ही छोड़ दो, चोरी और स्नैचिंग तो इतनी ज्यादा है कि चौकी थाने में पर्चे नहीं लिखते, क्योंकि चोरी और स्नैचिंग के मामले में एक ही बात कह देते हैं, ये पकड़ा नहीं जाएगा। आप बता दो कौन ले गया। अब भाई जिस व्यक्ति को पता लग गया कौन लेके गया, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो चोरी पकड़ेगी। लेकिन पुलिस कार्रवाई करना नहीं चाहती, उसका कारण है उनके पास नौकरी नहीं है। कहाँ से लेके आए वो, कहाँ से भर्ती करे? बहुत अफसोस की बात है, बीजेपी वालों की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जनता इनको दिखती नहीं और जनता को अब सुहाते नहीं। लेकिन पोजीशन है, अभी 3 साल पड़े हैं, 3.5 साल पड़े। परेशानी तो इसी बात की है कि आज प्रदेश की जनता ये देख रही है कि कर क्या रहे हैं, सरेआम अपराध हो रहे हैं, और इसमें इनके राजनीतिक संरक्षण भी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अभी 4 दिन पहले हमारे अम्बाला में एक विधवा से जो ज्ञानी योजना सरकार की पंचकुले से आए, 2.5 लाख रुपए के पैसे उसके खाते में आए। 50,000 रुपए बीजेपी का वार्ड नंबर 17 का शक्ति प्रमुख अतुल जैन, उसकी CHC सेंटर है, 50,000 खा गए। महिला 4 दिन हो गए धक्के खा रही है, और गृह मंत्री जो पूर्व के अनिल विज नहीं थे, उनके पास नहीं होते अभी कल पर्चा नहीं दर्ज हुआ। क्यों नहीं दर्ज हुआ? क्योंकि जिसने 50,000 खाए हैं वो शक्ति प्रमुख है, अम्बाला छावनी का वार्ड नंबर 17 का। इसको क्या कहेंगे बताओ? अगर अनिल विज पर्चे के ऑर्डर करता है, वैसे तो अनिल विज कहता मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन इस मामले में पर्चे के ऑर्डर नहीं किए। क्यों? अब बताइए, जिसने चोरी करी वो कहेगा मैंने चोरी करी, जिसने 50,000 रुपए खा लिए वो कहेगा मैंने 50,000 खा लिए। एक विधवा 34 साल की विधवा, वो क्या झूठ बोल रही है मेरे 50,000 रुपए CHC सेंटर वाला खा गया, उसने मेरे पे रोक क्यों नहीं लगा दिया, किसी और पे क्यों नहीं लगा दिया? बहुत अफसोस की बात है, ये अपराधी और राजनीति यहाँ मिल जाती है। आज अपराधियों को जो श्रेय दिया जा रहा है, जो आसरा दिया जा रहा है, वो बीजेपी के नेताओं को दिया जा रहा है। उदाहरण मैंने दे दिया, आप ही फैसला कर लेना। पूछती हूँ क्योंकि यही सवाल अभय सिंह चौटाला ने भी उठाए हैं। ओमकार जी, जो आपने सवाल उठाए हैं मैं पूछूंगी, जवाब लूंगी, लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र जादौन जी, अब सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं। 2 तरह के सवाल हैं, क्या प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और इसे माने या फिर उसे माने जो कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। आपकी क्या राय है? तो कानून व्यवस्था का जो दबदबा होना चाहिए, जो प्रभाव होना चाहिए, वो नहीं दिखाई देता। ये जो महम में MLA के दफ्तर पर जो फायरिंग हुई थी, वो दफ्तर जो है वहाँ महम थाने के ठीक सामने है जी। अब ऐसी लोकेशन में भी अगर फायरिंग हो रही है तो पुलिस का तो कोई डर ही नहीं है अपराधियों, तो बुरी तरह से हावी है। यानी पुलिस ने जो है वो अपराधियों ने, जो गैंगस्टर्स हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था को अपने मुट्ठी में कर लिया, ये हाल है। इसके बाद फिर मैसेज भी आ रहा है कि पहले तो फायरिंग ऐसी की गई थी, अब तुम्हारे ऊपर ही होगी। तो ये हो क्या रहा है, पहले भी एक दौर गुजर चुका है इस तरह का, जब विधायकों को जो है व्हाट्सएप पर रंगदारी के मैसेज आए थे, उनमें से कांग्रेस विधायक ने तो डर के मारा इस्तीफा ही दे दिया। बाद में समझाने के बाद उन्होंने इस्तीफा वापिस किया, वो पिछली विधानसभा था। अब नई विधानसभा आई है तो वो भी कमजोर है। वो जो इतनी कानून व्यवस्था कमजोर है कि अपराधी जो है थाने के सामने वारदात करने से भी चूक रहे, और फिर इसके बाद मैसेज और भेज रहे कि फिर अब तेरा हाल वो होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये तमाम जो है सवाल ये है कि विदेश में बैठे हुए हैं तो वो उनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो अपने कोई शूटर जो है हायर करके और उस तरह की वारदातें करवा रहे हैं। तो उनको लिस्टेड सरकार ने एक बयान दिया था कि कोई 80 गैंगस्टर हैं, उनमें लिस्ट है, इतने जो है उनका प्रत्यर्पण करवा रहे हैं, एक्सट्रेडिशन करवा रहे हैं विदेश से, उनको मंगवा रहे हैं। तो आखिर में उसमें क्या हुआ? विदेश में बैठे हुए तो आप फॉरेन मिनिस्ट्री को सौंपिए जिम्मा कि वो वहां जाके वहां की सरकारों से मिलकर और उनको कंट्रोल करवाए। तो ये जो है हरियाणा की बाउंड्रीज में अपराधी घुस रहे हैं, तो उधर से दूसरे प्रदेशों से भी आ जाते हैं,
और तमाम जो है बड़े गैंगस्टर जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, उनका भी बड़ा काम है। वो चंडीगढ़ में भी वारदातें हो गई, इसलिए अभी जो है वो मेडिकल स्टोर पर वारदातें हो गई थी, फायरिंग की, उसमें 6 का मर्डर कर दिया। वो सारा फिरौती और गैंगस्टर का खेल था। तो ये सब सरकारों को, जैसे ये ड्रग के मामले में इन्होंने इंटरनेशनल वो अलायंस किया है, इंटर स्टेट अलायंस किया है, वैसा ही गैंगस्टर के मामले में भी इनको उसकी जो है कॉपी करनी पड़ेगी जी। सारा इंटर स्टेट अलायंस करना पड़ेगा, ताकि जो है सब मिलके इस तरह से वो दबाव बनाए और इस तरह से कार्रवाई हो कि गैंगस्टर जो है हथियार छोड़ के भाग जाए, ये प्रदेश छोड़ दें, ये इलाका छोड़ दें, देश छोड़ दें, और उधर से कोई किसी तरह की धमकी देने की या शूटर्स को हायर करके वारदातें करवाने का काम ना करे। समस्या ये है कि गैंगस्टर जेल में बैठ जाते हैं, वहाँ उनको सुविधा मिलती रहती है, फिर वो शूटर हायर कर लेते हैं बाहर और फिर उनसे वारदात करवाते हैं, फिर अपना मैसेज भी छोड़ते हैं कि मेरी तरफ से ये हुआ है। बाकायदा मैसेज के नीचे नाम लिखा जाता है, मतलब कि उन्हें कोई डर नहीं है। राजेंद्र जी ठीक कह रहे हैं आपके पास। वो तो खुले और पुलिस को अपने खुली छूट दे रखी है। अरे खुली छूट तो होनी चाहिए, पुलिस को बंदिश कभी होनी नहीं चाहिए। पुलिस कानून के मुताबिक हमेशा अपना काम करे। और बल्कि मुझे लग रहा है कि ये जो गैंगस्टर गतिविधियों में ज्यादा लिप्त हैं, उनके लिए कानून और सख्त होना चाहिए, ताकि सजा का भी डर हो कि अगर फंस गए, पकड़े गए। और आजकल तो बहुत जो साक्ष्य प्रणाली है वो ऑनलाइन हो गई है। पहले तो जो है गवाह को भी बड़ा डर होता था कि मैं गवाही देने जाऊंगा, रास्ते में ही मार दिया जाऊंगा, लेकिन अब तो वो सब ऑनलाइन हो जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाती है। तो वो सारा जो है आप उसको पुख्ता कीजिए। नए कानून भी आप लेके आए, 3 न्याय संहिताएं, अपराध, नए आपराधिक कानून आए हैं, और वो उस पर दावा किया जा रहा है कि ये सब अपराध को संतुलित करेंगे, अपराधों को नियंत्रित करेंगे, समाज में अमन चैन कायम करेंगे, लेकिन कहाँ हो रहा है? लगातार वारदातें जारी है। ठीक है संदीप जी, ठीक है, लौटते हैं आपके पास। जादौन जी, ठीक कहा आपने। संदीप जी देखिए, आप इसे मात्र एक घटना के तौर पर मत लीजिए, आप इसे समायोजित करिए ना। सिर्फ एक घटना नहीं है, कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें जो अपराधी हैं खुली चुनौती देते हैं। आप देखिए, आप भी जानते होंगे, जहां पर गोलियां चली हैं ठीक सामने पुलिस स्टेशन है। ऐसे में जो मंशा थी अपराधियों की यही थी ना कि दहशत फैलाना, हमारी वाहवाही हो, भाई यही चाहते हैं ना कि उनका नाम आगे बढ़े। ऐसे गैंगस्टर्स पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं? मुस्कान जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है। हाँ, देखो सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की गई है। नेटवर्क को तोड़ना होगा ना संदीप जी। आप एक घटना को लेकर अगर काम करेंगे तो फिर कैसे होगा सर? कानून व्यवस्था का मुद्दा है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आज भी जो उस घटना में संलिप्त था, आज भी एक अपराधी का एनकाउंटर किया गया है, आज शाम को ही। अभी की मैं आपको लेटेस्ट जानकारी बता रहा हूं। और जो व्हाट्सएप मैसेज आया था, मुस्कान जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर, बोलिए जी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया था, उस नंबर को भी ट्रैक किया गया है, वो नंबर कहाँ का है ये भी पता लगाया गया है। और जो भी अपराधी होगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पिछले कुछ समय के आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे कि जिस भी अपराधी ने अपराध करने की कोशिश की या अपराध को अंजाम तक पहुंचाया, तो उस अपराधी का एनकाउंटर किया गया है। अभी जिस अपराधी का जो व्हाट्सएप मैसेज मिला है, ये अपराधी 2025 में हरियाणा छोड़ के दूसरे देश में शिफ्ट हो चुका है। ये विदेश में बैठ के इस तरीके की धमकियां दे रहा है, लेकिन इनको विदेश से किस प्रकार से यहाँ पे लेके आना है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर भी सरकार द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कैसे कदम उठाए गए हैं सर? इस बारे में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? लेकिन बताइएगा। विपक्ष जिस तरह का माहौल बनाना चाह रहा है, विपक्ष जो परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहा है कि हरियाणा में बिल्कुल भी शांति नहीं है, हरियाणा में अमन चैन नहीं है, हरियाणा में दहशत का माहौल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा की जनता को हरियाणा सरकार पे, नायब सरकार पे पूरा भरोसा है। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जिन लोगों ने उस दिन फायरिंग की थी,
2 लोगों का एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया। एनकाउंटर करने के बाद भी सर अपराधियों की हिम्मत उससे- कैसे हो जाती है कि इस तरह से एक जनप्रतिनिधि को व्हाट्सएप पर इस तरह की धमकी मिलती है, उसमें बाकायदा ये लिखा मुस्कान जाता जी, है आपको वही कि आप बता रहा 5 हूं कि करोड़ जो- दे दो, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। बाकायदा नीचे नाम लिखा जाता है। सर आपको कुछ मिसाल कायम करनी होगी। मुझे लगता है कि अभी तक मैं जो आपको वही बता आपने रहा हूं किया कि है जो वो ये नाकाफी धमकी है, दे रहा है, इसलिए वो इतने विदेश में हौसले बैठ बुलंद के होते दे जा रहा रहे हैं अपराधियों के। वो संदीप यहाँ जी। पे नहीं है, वो किसी दूसरे देश में बैठ के इस तरीके की धमकी दे रहा है और सरकार उसको भी यहाँ वहां से घसीट के यहाँ पे लेके आई। ठीक है सुखबीर जी। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से विपक्ष एक परसेप्शन बनाने का कोशिश कर रहा है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हरियाणा में दहशत का माहौल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार फिर से वही आरोप सुखबीर जी की नैरेटिव बनाते हैं आप और पैनिक क्रिएट करते हैं जनता के बीच में। मुस्कान जी, हमें कोई किसी प्रकार की अवधारणा बनाने का कोई मतलब नहीं है। अवधारणा तो ये खुद बना रहे हैं जिस प्रकार से प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आपने सुनवाया और जिस तरह से वो कांग्रेस शासनकाल की तुलना कर रहे थे, मैं तो उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि कम से कम गृह मंत्री होने के नाते जो एनसीआरबी के डाटा है और जो एससीआरबी के डाटा है वही अगर उनका अवलोकन कर लेते तो शायद जनहित में ज्यादा बेहतर होता। ये सब उलझुल बेफजूल की बात कर रहे हैं। जिस प्रदेश में पुलिस भी सुरक्षित ना हो, पुलिस के एसटीएफ के पलवल के इंस्पेक्टर को रेवाड़ी में जिस तरह से गोली मारी गई थी, इसके अलावा जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के भी जिस तरह से अपराधियों के साथ संलग्न होने की विषय हैं, समाचार हैं और करोड़ों रुपए के हेरफेर करते हुए वो इनके संज्ञान में नहीं आएंगे, ये उस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से ओंकार सिंह जी ने विषय उठाया मैन पावर का जो पुलिस की, देखिए विधानसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना से कुछ मिनट पहले हरियाणा सरकार ने 5600 की पुलिस की भर्ती निकाली थी और उस भर्ती का चुनावी लाभ लेके चुनाव के तुरंत बाद वो भर्ती रद्द कर दी और आज करीब 1.25 साल बाद भी जिस तरह से सुनने बेटे सन्नाटा है, वो किसी छिपा हुआ थोड़े आंकड़ों की बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मुस्कान जी, प्रदेश में अपराध, बेरोजगारी और नशा तीनों चरम पे हैं, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है और प्रदेश सरकार निरंतर अपराध रोकने में विफल है। और निश्चित तौर पे जो आंकड़े हैं, जिस प्रकार की घटनाएं हैं, जन सामान्य अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और प्रदेश जंगल राज की तरफ अग्रसर है। एक तो संदीप जी सरकार पर सवाल उठा रही कांग्रेस इनेलो की बात करते हैं, उनके नेता कहते हैं कि जो कुछ अधिकारी हैं, कुछ बड़े अधिकारी हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है, मनमानी करते हैं और अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपराधियों को अधिकारी ही संरक्षण दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मुस्कान जी, नहीं, मुस्कान जी, आप देखिए जिस प्रकार से इनेलो के कांग्रेस के प्रवक्ता बातें बोल रहे हैं, मैं आपको फिर वही एक बात दोहराना चाहूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ सभी लोग एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, एक माहौल बनाना चाहते हैं कि हरियाणा में बहुत बड़ा दहशत का माहौल है, ताकि जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज लाखों करोड़ रुपए हरियाणा में आके निवेशक निवेश कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जो रोजगार मिल रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जो हरियाणा में गुरुग्राम जगह है, वो ईज ऑफ लिविंग में पूरे देश में जिसका नंबर दूसरे नंबर पे आता है, कोई भी आदमी रहने के लिए कहीं पे क्यों जाएगा? ताकि वहां ईज ऑफ लिविंग अच्छी हो, वहां पे कानून व्यवस्था अच्छी हो। इन्वेस्टर वहीं जाता है जहां पे कानून व्यवस्था अच्छी होती है। लेकिन विपक्ष के द्वारा सिर्फ ये परसेप्शन क्रिएट करना कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत बड़ा दहशत का माहौल है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बातें हैं। सरकार के द्वारा कोई भी अपराधी किसी भी तरीके का अपराध करता है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है। अब इन्होंने पुलिस भर्ती प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाए, वहां पे खाली रिक्त पदों की बात की, इन्होंने बेरोजगारी की बात की। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जब 4 से लेकर 2014 तक जब हुड्डा सरकार थी, उस समय हरियाणा पुलिस में कितने युवाओं की भर्ती हुई थी, और 2014 के बाद से 2026 तक अब हमारी सरकार है,
कितने युवाओं को पुलिस में भर्ती किया गया है। ये बिल्कुल हरियाणा की जनता के सामने कांग्रेस के समय से लगभग दुगने युवाओं को हरियाणा पुलिस में भर्ती किया गया है। और उस समय जो महिलाओं की भागीदारी थी मुश्किल से 3 से 4% थी, वो हमने बढ़ा के लगभग 12 से 13% की है। ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। इन्होंने 10 साल में जो 80,000 युवाओं को रोजगार दिया था, हमने 10 साल में 11 साल में लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। तो सिर्फ एक भय का माहौल दिखाने के लिए, भय का माहौल बताने के लिए, ताकि लोगों में नकारात्मकता जाए, इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट करने से पहले सोचे, ये अपने मकसद में किसी भी रूप में सफल नहीं हो पाएंगे। सरकार की तरफ से जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है। इसलिए आप देख रहे होंगे जो दूसरा आरोपी है आज उसका भी एनकाउंटर किया गया है। उससे पहले सोनीपत में जो घटना घटी थी इस मामले में उसको संदीप जी, इस एनकाउंटर मामले किया में गया, ठीक है, उसको आपने मौत के कार्रवाई घाट की है। उतारा संदीप जी, गया। हंसने की बात है प्लीज। सुखबीर जी, चलिए इस मामले में आपने कार्रवाई की है ना, आरोपियों की गिरफ्तारी आप कर लेंगे। आप कैसे संतुष्ट करेंगे जनता को, कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आगे उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है? आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष भी तो सर आम जनता में आता है ना। अगर किसी जनप्रतिनिधि पर इस तरह से हमला होगा, खुलेआम धमकी दी जाएगी, उनके मन में भी तो कहीं ना कहीं डर होगा ना कि भाई किसी दिन अपराधी हमारे घर तो नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंच जाएंगे। अब हम डिबेट कर रहे हैं सर इस मुद्दे पर, आप हम पर भी आरोप लगा देंगे कि हरियाणा न्यूज नैरेटिव बना रहा है। मुद्दे अगर सामने आएंगे सर, घटनाएं होंगी तो सवाल तो उठाना पड़ेगा ना। मैं मुस्कान जी आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है। आपके माध्यम मैंने बताया कि सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की है। हरिओमकार जी, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो सवाल उठाना लाजमी था। और मैंने एक बात और बोली है कि दीपक बुझने से पहले फटफड़ाता है, ये वही लोग हैं। आप देखते होंगे कभी मेल के जरिए स्कूलों को धमकी दे देते हैं, कभी मेल के जरिए गवर्नमेंट ऑफिस को धमकी दे देते हैं, लेकिन वहां निकलता क्या है? कुछ नहीं निकलता। सिर्फ एक भय का, दहशत का माहौल पैदा करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं। सफल होने से पहले इनका एनकाउंटर किया जा रहा है। इसलिए लोग विदेश में जान चली जाएगी तब आप कहेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, तब आप कहेंगे कि फोन अपराध के हो रहा है। माध्यम से संदीप जी, गोलियां चल गई सर, शीशे टूट गए, और कैसे आप मानेंगे कि अपराधी बेलगाम हो रहे हैं सर? कम से कम एक्सेप्ट तो कीजिए कि सर आपको काम करने की जरूरत है और कुछ हमको प्रिवेंटिव कदम उठाने पड़ेंगे। जो उन्होंने किया तो उसकी सजा भी उनको मिली है, उनका एनकाउंटर भी तो हुआ है। सरकार की कार्रवाई विपक्ष को क्या दिखाई नहीं दे रही क्या? उन लोगों का एनकाउंटर किया आपके गया, बंदे उनको क्या दिखाई विपक्ष नहीं की दे रहा ओमकार क्या? जी कार्रवाई कर रही है सरकार? आप कह रहे हैं कि कुछ कार्रवाई नहीं कर रही सरकार। बोलिए ओमकार जी। मुस्कान जी, कितने हृदय विहीन विचार है मेरे भाई के, कितनी नीच सोच है कि विपक्ष से परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि प्रदेश के हालात ठीक नहीं है, और परसेप्शन विपक्ष इसलिए क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पे विदेशी निवेश ना है। लानत है ऐसे विचार के ऊपर। अरे हम सब लोगों का, मैं आपका भी कहता हूँ, हमारा मोटिव है प्रदेश की भला करना, हमारा मोटिव है जनता के सुख को शामिल करना, हमारा मोटिव है रोजगार देना। अरे कैसा आरोप लगा रहे हो आप? कुछ तो सोचो, कुछ तो संस्कार होंगे तुम्हारे कि राजनीति सब कुछ राजी तुम्हारी। अरे सुनिए सुनिए, ऐसा आरोप लगा रहे हो आप। आप हमें कानून सिखाएंगे, आप हमें शिष्टाचार सिखाएंगे, आप हमें सभ्यता सिखाएंगे। नहीं बोला, अरे अपने गिरफ्तार में आपको मौका देंगे संदीप जी, आपके नेता ने किस प्रकार से एसपी को गाड़ियां दी? आपके बारे में नहीं बोले संदीप जी, एक एक कर संदीप जी। ठीक है ठीक है, ओमकार जी बोलिए। अपने गिरेबान में जाके देखिए। लौटूंगे आपके पास संदीप जी, प्लीज चर्चा मत खराब करिए। संदीप जी निवेदन है आपसे, लौटूंगे आपके पास, बारी बारी से बोलेंगे सर। मुस्कान जी, हम सब इसमें चैनल भी बता रहा हूँ, हमारा सबका उद्देश्य क्या है? प्रदेश की खुशहाली और बच्चों का रोजगार। क्या आप, मैं या कांग्रेस का प्रवक्ता ये परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं कि विदेशी निवेश ना आए? अरे यार लानत है यार तुम्हारे सब। विदेशी निवेश आए, हम स्वागत करेंगे उसका, हम अपनी आंखों पे बिठाएंगे, पलकों पे बिठाएंगे। और आप क्या कह रहे हो? अभी तक जो कदम उठाए गए आप कह रहे हैं नाकाफी है सर? कदम तो नाकाफी है, लेकिन ये आरोप क्या लगा रहे? सोचो तो भी मुस्कान जी, इसका मतलब अगर हम प्रदेश सरकार की नाकामी को उजागर ना करें तो हम ठीक है, और अगर नाकामी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई है और हमारे कैंडिडेट की हत्या हुई है हरबिलास रज्जू माजरा की, इसका क्या गया?
क्या गया सुमित हिंदुस्तानी का, गया कुछ इसका? ये तो कल आप परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हो। आपने बुजुर्गों को भ्रमित करने की कोशिश की कि आपकी पेंशन काट दी गई। आपने बुजुर्गों को भ्रमित किया, आपकी पेंशन काट दी गई। क्या ऐसा हुआ था? उसके बाद बोलेगा आप लौटती हूँ, आपका काउंटर फसलों की लूंगी खरीद थी, आपने ठीक है, किसानों आपके को पास ही भ्रमित लौटूंगी। करने की संदीप जी, कोशिश की। संदीप जी अपना जवाब तैयार रखिए प्लीज, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, उनके बाद आपके पास ही लौटती हूँ। बोलिए ओमकार जी, कंप्लीट कीजिए। मुस्कान जी, कल को कांग्रेस के विधायक को जो धमकी दी है, ईश्वर ना करे अगर उसके साथ कुछ घटित हो जाता है तो ये तो टीवी पे आके ये प्रवक्ता जो है ना सुमित हिंदुस्तानी, संदीप नाम या है। संदीप हिंदुस्तानी, ये तो आके सिर्फ बैठ देगा, हम अपराधियों को पकड़ लेंगे, हम ये कर देंगे, हम इनको शर्म नहीं है, बेच खाई इन्होंने, और हमारे जैसों पे आरोप लगा रहे हैं, हम परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। अरे तुम ज्यादा देशभक्त हो गए क्या? कल की पैदा हुई, क्या को मैं भूल नहीं सकता, यहाँ पे भूतनी, कल की भूतनी पैदा हुई और आज क्या कर रही है? सोचने की बात है। हम सबका उद्देश्य प्रदेश की भलाई है। आप प्रदेश में रोजगार लाइए, हम स्वागत करेंगे। आप रोजगार लाओगे, नशा भी खत्म होगा, अपराध भी खत्म होगा, हम आपका गुणगान करेंगे। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं मुस्कान जी, आज परिस्थितियां अपराध की, कानून व्यवस्था की ठीक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा इसमें पुलिस की निकम्मापन है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि पुलिस के पास नफरी नहीं है। जब हम कोई बात करते हैं तो भूतकाल में चले जाते हैं, 4 से 14 तक कितनी भर्तियां हुई, इनसे ये पूछ लो 4 से 14 तक हमारी आबादी कितनी थी, आज कितनी है। अगर आंकड़ों के नाम पर हमारे से बोलना चाहते हैं, आज ये कौन सा आंकड़ा लेके आते हैं, 1 मिनट में भाग जाएंगे डिबेट छोड़ के। आबादी के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार पुलिस फोर्स की जरूरत होती है। आज पुलिस फोर्स की जरूरत है। जब आपकी सरकार ही कह रही है, आपके आंकड़े कह रहे हैं 25,000 से ज्यादा पद खाली हैं, तो भाई हम तो बोलेंगे ना। आप ना आंकड़े दो, ऐसे झूठे दे दो आंकड़े, शर्म आनी चाहिए। प्रदेश की व्यवस्था ठीक कीजिए। हम चाहते हैं यहाँ पर निवेश आए, विदेशी निवेश आए, देशी निवेश आए। और सबसे बड़ी बात, एक बात कह के समाप्त करता हूँ, हम विदेशी निवेश की बात करते हैं, अंबानी अडानी भारत के बेस के ऊपर कमा रहे हैं, अरबों खरबोपति हो गए। ये तो निवेश जाके अमेरिका में कर रहे हैं, ये ब्रिटेन में निवेश कर रहे हैं, और हरियाणा में हम लोग आस कर रहे हैं कि हमारा जापान से निवेश आएगा। आप इन्हीं के ऊपर प्रेशर क्रिएट करो ना, अंबानी अडानी के ऊपर कि हरियाणा में इंडस्ट्री लगा दें, हमारे बच्चों को रोजगार दे दें। ये नहीं देंगे हरियाणा में रोजगार। बहुत अफसोस की बात है, कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए। अगर कमी है उसको स्वीकार करनी चाहिए, अगर हमारी कमी है हम भी स्वीकार करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को शर्म नाम की कोई चीज नहीं। मैं इतना ही कहूँ। राजेंद्र जादौन जी, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कानून व्यवस्था सुधरे? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि कई जगह पर कमियां हैं। आपके मुताबिक कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था और मजबूत होगी? नहीं, ठीक है कि पुलिस फोर्स में अगर कोई संख्या बल कम है तो वो पूरा किया जाना चाहिए। वो तो उसका क्राइटेरिया है कि कितनी आबादी पर एक कांस्टेबल होना चाहिए, 20 कांस्टेबल पूरे हों। सवाल अभी एक बात जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पिछली बार अपराधों को लेकर ये तो सरकार की तरफ से बयान आया था कि मुख्यमंत्री जी ने अब हर थानेदार को एसएचओ को जिम्मेदार ठहराया कि अगर कोई वारदात होगी तो एसएचओ पर कार्रवाई होगी। तो कहीं कीजिए कार्रवाई, महम थाने के जो एसएचओ है तुरंत हटाइए उसको, और उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, जो डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है वो कीजिए कि आपने जिम्मेदार ठहराया। तो और उस पर भी दबाव होना बहुत जरूरी है, वो उसका अलर्ट रहना जरूरी है। थाने सिर्फ रिश्वत वसूली के केंद्र का बनते रह जाए, उनकी जिम्मेदारी वो महसूस करें कि हमें लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है और लगातार नजर रखनी है। पुलिस में सारा ढांचा होता है, मुझे पता है, इनके यहाँ बीट सिस्टम होता है, बीट कांस्टेबल होते हैं, वो लगातार लोगों के बीच में बैठा रहता है। वो उसको पता रहता है कि कौन आदमी अजनबी आ रहा है, किसका मूवमेंट बढ़ गया, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या आ रहा है, कोई बात छुपी नहीं रहती। इसके बाद वारदात कैसे हो जाती, या तो वो सोते रहते हैं दिन करके, या इतनी ढिलाई है, या पैसे वसूली में बस व्यस्त रहते हैं। पुलिस फोर्स को बहुत सुधारने की जरूरत है। पुलिस में संख्या बल भी बढ़ाना है, उसके चरित्र को भी ठीक करने की जरूरत है। वो आंदोलनकारियों पर तो डंडे बरसाने के लिए तैयार है तुरंत, और अपराधियों के मारे दुम दबा के भागते हुए दिखाई देते। जो गैंगस्टर हैं उनसे तो पुलिस फोर्स तो डरती है, और उसी का परिणाम है कि वो घुस के बेरोक तो बिगड़ खौफ के चले आ रहे हैं, और फायरिंग करके थाने के सामने फायरिंग करके भागे जा रहे हैं। अब आप देखिए कि चंडीगढ़ में जो वारदात हुई, चंडीगढ़ में जो नाके लगे हुए थे वो नाके कुछ नहीं कर पाए। जो आए
3 अपराधी उन्होंने रेस्क्यू की हुई थी और फायरिंग करके और बिल्कुल दिन दहाड़े चले गए 2-3 बजे के आसपास और निकल गए वो। और बता रहे हैं कि वो कजहेड़ी के जो होटल में ठहरते थे और वहाँ अक्सर जाके अपराधी ठहरा करते हैं वहाँ की होटलों में। तो वो चंडीगढ़ पुलिस की जो इंटेलिजेंस है वो क्या करती है, उनको यही पता नहीं। वैसे तो अगर कोई शरीफ आदमी ठहर जाएगा तो उससे कहेंगे आधार कार्ड भी दिखाओ, ये दिखाओ। पुलिस जो है सिर्फ सभ्य और शालीन लोगों को दबाने के लिए पैदा हुई है। अपराधियों के मारे उसका डर छूटता है, वो खौफ में रहती है खुद ही। इस खौफ को दूर करने के लिए सरकार को कुछ उपाय करने चाहिए, स्पेशल सेशन करवाने चाहिए और इनके अंदर चरित्र निर्माण की बहुत जरूरत है। नहीं तो ये रिश्वत वसूली में रहते हैं। 50 शिकायतें आती हैं, कष्ट निवारण समिति की बैठकों में भी आती रहती है। सरकार को सब पता है, सरकार से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। सरकार अपना फेस सेविंग के लिए डिनाई करे वो एक अलग बात है। तो पुलिस को, पुलिस के कैरेक्टर को, पुलिस के हौसले को बढ़ाने की जरूरत है। और रिश्वतखोरी से क्या है कि वो हौसला गिर जाता है, फिर वो जो वो हिम्मत ही नहीं रह जाती कि वो कार्रवाई करे। सरकार के मंशा संदीप जी ठीक है, सरकार की तरफ से जो बयान आते हैं हम भी सुनते हैं और एक उम्मीद जागती है कि कानून व्यवस्था के लिए उसको मजबूत करने के लिए हरियाणा में काम हो रहा है। लेकिन इसके बाद क्या अधिकारी आपके सुनते नहीं है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि उनके तरफ से लापरवाही बरती जाती है। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से जिक्र किया राजेंद्र जी ने भी कि मुख्यमंत्री ने खुद स्पष्ट किया था कि एसएचओ पर कार्रवाई होगी अगर किसी थाने में घटना होती है तो ऐसा कुछ होगा क्या सर? और क्या कुछ प्रिवेंटिव कदम आप उठाने जा रहे हैं आगे ताकि और ये बेहतर हो जाए? सरकार की तरफ से हमेशा इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं और उसी का ये परिणाम है कि जब भी कोई घटना अगर सामने आती है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई भी की जाती है। अभी जिस घटना की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। उससे पहले का भी मैंने आपको बताया है। जो भी अपराधी या जो भी गैंगस्टर इस तरीके की हरकत सरकार की नजर में जो आता है, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन विपक्ष जो बातें करता है, विपक्ष जो बात बोलता है, इनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां बसरते हो सकती हैं। लेकिन हरियाणा की जनता को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार पे पूरा भरोसा है और उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा के एक एक जन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नायब सरकार काम कर रही है। सरकार की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर 0 टॉलरेंस की नीति है। जब भी ये देखो किस तरीके से हंसते हैं, आप देखिए इनकी हंसी, और ऊपर से लेक्चर देते हैं। आपकी इस हंसी का कारण क्या? मुस्कुरा भी नहीं रहे आप तो हंस रहे हैं। ऊपर से लेक्चर देते हैं, ये बताते हैं कि अपराधियों को, पुलिस को ये बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए। जिन पार्टी के नेता ने बोला, आपने उनके विधायक की वीडियो सुनी होगी कि एसपी के साथ उनका संवाद था, वो पूरे हरियाणा की जनता ने देखा है। किस तरीके का संवाद था, क्या गलत था बता दो। पूरे हरियाणा की जनता ने देखा है। अब ये लोग हमको इस तरीके की बातें बता रहे हैं, क्या हमको इनसे सीखने की जरूरत है? हरियाणा सरकार, जब अर्जुन चौटाला जी ज्ञापन एसपी को नहीं दे रहे थे, डीसी को देने गए, एसपी बीच में आए क्यों? क्या गलत किया उन्होंने, ये तो बता दीजिए। तो क्या गाड़ी दोगे? क्या गलत किया? कौन सी गाड़ी दोगे किसी को? अरे गालियां देना तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। ठीक है, हमारा काम है गालियां देना, हमारा काम नहीं है। ठीक है ओमकार जी। संदीप जी देखिए, इसके कोशिश ना करो। ठीक है ओमकार जी, लौटूंगी। इसके पीछे की जो मुख्य वजह होती है ना, अपराध बढ़ता क्यों है, उस पर काम क्यों नहीं होता? बेरोजगारी है, नशाखोरी है, इन लोगों की वजह से बढ़ रहा है। शर्म आती है इनकी शक्लें देख के, अकल देख के इनकी क्या बातें करते हैं। संदीप जी बोलिए। सरकार की तरफ से जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मुस्कान जी, हमारी अपराध की बात हो रही है। पिछले 10 साल में कारण इसके पीछे क्या कुछ होता है? काजी भाई पूछा, उसी का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। ये बोल रहे थे कि अच्छा काम करेंगे तो हम इनकी प्रशंसा करेंगे। भैया आप प्रशंसा नहीं करोगे, 2 लाख से ज्यादा हरियाणा की जनता प्रशंसा कितने हुए पिछले 12 साल में? जिन युवाओं को पिछले रोजगार 12 साल में रिटायर कितने हुए? परिवार से पूछ के देखिए, वो आपको बताएंगे। लेकिन आपका विपक्ष का सिर्फ मुख्य एजेंडा ये है कि किसी भी प्रकार से कोई मुद्दा लेके आओ
और उसका एक ऐसा परसेप्शन आपके मुताबिक जो वादा सरकार ने किया था सभी वादे पूरे हुए हैं और सब कुछ ठीक हो रहा है। सुखबीर जी जरा आप बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। ओमकार जी लौट रहे हैं आपके पास। देखिए मुस्कान जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आज निरंतर एनकाउंटर की बात करी, वो अपने आप में ही हंसी का पात्र बने हुए हैं। और आज सिर्फ बयानबाजी का विषय नहीं है, आज विषय है कि हर क्षेत्र में कार्य के निष्पादन की प्रतिशत क्या है, वो विषय है, वो इनके पास नहीं है। अभी रोजगार की बात कर रहे थे, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस तरह से क्लास 4 भर्ती किए इन्होंने, और वो भी उच्च शिक्षित हरियाणा के युवा, और क्लास 1, 2 और 3 पर जिस प्रकार से हरियाणा वासियों पे सितम और बाहरियों पे कर्म ये कर रहे हैं, वो मेरे कहने की बात नहीं है, इस सारा हरियाणा प्रदेश जान रहा है। ये कोई अवधारणा का भी विषय नहीं है, ये सच्चाई है और हर व्यक्ति इससे वाकिफ है। इसके अलावा गुड़गांव की बात लाए थे अपनी चर्चा में, इनको तो लिहाज तो कोई है नहीं। मुस्कान जी, आप गुड़गांव में हैं, 2016 में महाजाम लगा था जिसकी वैश्विक चर्चा हुई थी। इसके बाद निरंतर हर साल मॉनसून में जल भराव के कारण जाम लगता है, फिर वो ईज ऑफ लिविंग कहाँ चला जाता है। ये बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है। यहाँ बैठ के कुछ भी बोल देने से नहीं होगा। आप देखिए ना हालात क्या हैं और किस प्रकार से गुड़गांव आज अपराध में नंबर 1 बना हुआ है, वो आपको नजर नहीं आएगा। कोई भी सुरक्षित नहीं है, मैं गुड़गांव से ही हूँ। इसके अलावा निवेश की भी बात कर रहे थे। देखिए जिस प्रकार से हैपनिंग हरियाणा हुआ पिछली सरकार के समय में, और माननीय नायब सिंह सैनी साहब जापान में गए निवेश लाने, बहुत अच्छा लगता हरियाणा प्रदेश को। और हमें भी ये आंकड़ों के साथ बताते कि अभी तक असल में कितना निवेश हरियाणा प्रदेश को प्राप्त हुआ है। एमओयू करने का मतलब ये नहीं है कि वो निवेश आ गया। निश्चित तौर पे सिर्फ मोदी जी के तर्ज पे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ के पकोड़े तल रहे हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं। मैं पुनः कहूंगा, बतौर गृह मंत्री पूर्णतः विफल है और हरियाणा प्रदेश में जंगल राज की स्थिति है। ओमकार जी थोड़ी तारीफ तो कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमने त्वरित एक्शन लिया है, 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर कर रहे हैं, आरोपियों को पकड़ने का काम कर रही है सरकार। अच्छी बात है, अगर आरोपियों को इनकाउंटर करते हैं तो अच्छी बात है, कौन इनको बुरा कह रहा है। लेकिन मैं तो इस बात से खौफ खाता हूँ इनसे कि ये कहते हैं कि विपक्ष ऐसी धारणा क्यों क्रिएट कर रहा है। भाई हम धारणा नहीं क्रिएट कर रहे, हम प्रदेश के हितैषी हैं, हम आपकी तरह नहीं है। हमारे को मालूम है सत्ता आनी जानी है, आपकी बहुत तारीफ करेंगे। एक विधवा के 50,000 रुपये अंजू नाम है, आपके शक्ति प्रमुख वार्ड नंबर 17 अम्बाला छावनी अतुल जैन की CSC है, आज अनिल विज के पास भी हुआ है, उसके 50,000 रुपये दिलवा दीजिए, मुकदमा दर्ज करा दीजिए। इससे ज्यादा तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। आप लोग अपराधियों को शह देते, अपराधियों से आपके गठजोड़ हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं देख के बता रहा हूं, मेरे सामने चल रहा है। और अपराध शुरू कहां से होता है? अपराध शुरू होता है शराब की बिक्री से, सट्टेबाजी से, जुए से। ये छोटे छोटे काम जब प्रदेश में, देश में और शहर में, एक मोहल्ले में होते हैं, और जब वो अपराधी पुलिस को मंथली देता है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये मंथली देता वो, और जब कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है, हमारे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता अगर पुलिस चौकी में बैठता है, उसको कुर्सी बाद में मिलती है, दारू बेचने वाले को पहले मिलती है। ये सच्चाई है, पूछ लेना इनसे, सुमित से, संदीप जी से, ये सच्चाई है। दारू बेचने वाला, सट्टा करने वाला, जुआ खेलने वाला, तमाम सवाल हैं जो कि सर बिल्कुल उठने चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर हो, पुलिस अधिकारी अपना काम बेहतर तरीके से करें। इसके साथ ही जो अपराधी हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम जल्द से जल्द हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं क्या, और उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं, कानून व्यवस्था और कैसे बेहतर होगी, इसी को लेकर चर्चा लगातार बनी हुई है। लेकिन फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।